गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 11th क्लास में बच्चों केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहली जो यूनिट है आपकी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री की आपकी पहली यूनिट है और आज से निरंतर हम लोग कंटिन्यूसली आपके जो वीडियोस हैं वो आते रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप केमिस्ट्री की स्टडी करते रहेंगे और किसी भी प्रकार की अगर कोई भी समस्या हो तो आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें और जितने भी जो वीडियोस आएंगे उसका लाभ उठाएं। और जितने भी अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो आने वाली वीडियो में उसको ओवरकम किया जाएगा या उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। तो आज ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम केमिस्ट्री के सभी एस्पेक्ट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री को किस प्रकार से हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ए मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, its chemical composition and physical and chemical change which it undergoes and the energy change that accompany these process। तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो फिज़िकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी पदार्थ के फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। जितने भी फिज़िकल और केमिकल जो चेंज होते हैं उनको समझते हैं, उनके कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर का कंपोजिशन क्या है, किस किस पदार्थों से मिलके बना हुआ है, उसके कंपोजिशन की स्टडी करते हैं। एंड फिज़िकल और केमिकल चेंज, जो फिज़िकल और केमिकल चेंज जो होते हैं उसके अंदर किस प्रकार से होते हैं और किस प्रकार से उसके एनर्जी में परिवर्तन होता है, ये सभी जितनी भी जानकारियाँ हैं वो हम जिस विज्ञान की शाखा के द्वारा हम लोग जानते हैं वो है आपकी केमिस्ट्री। तो फिर से मैं बच्चों डिफाइन करना चाहूँगा कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ए मैटर, इट्स फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस विच इट अंडरगोज and energy change that accompany of these process. Now if you want to classify the chemistry, so we can classify mainly in 4 parts। तो मुख्यतः हम लोग 4 भागों में केमिस्ट्री को डिफ्रेंशिएट क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा पार्ट है आपका बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा पार्ट है आपका फिजिकल केमिस्ट्री और चौथा पार्ट है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इस प्रकार से मेनली हम केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। तो इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, कार्बाइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन्स। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो जो कार्बन है, कार्बन के सभी जितने भी कंपाउंड होते हैं, कार्बन के कंपाउंड का स्टडी किया जाता है, एक्सेप्ट जिनमें नहीं होते हैं आपका कार्बोनेट्स। यहाँ पर कार्बोनेट्स की स्टडी कार्बन की नहीं की जाएगी, वो इनऑर्गेनिक में की जाएगी। बाइकार्बोनेट की ऑर्गेनिक में नहीं की जाएगी, वो इनऑर्गेनिक में की जाएगी। साइनाइड, कार्बन के साइनाइड की स्टडी ऑर्गेनिक में नहीं की जाएगी। आइसोसाइनाइड, कार्बाइड्स, ऑक्साइड, एक्चुअली स्टडी ऑफ द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अगर मैं बात करूं तो मेनली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो मुख्यतः हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स आपको 10th में ज्ञात होंगे, बच्चों को पढ़ाए भी होंगे। 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन और उनके जो डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। नाउ जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल नोन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जितने भी अब तक ज्ञात
जितने भी अब तक ज्ञात जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत की जाती है, सिवाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जो कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से मतलब होता है द कंपाउंड इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाय द लिविंग थिंग्स। तो ऐसे कंपाउंड जो कहीं ना कहीं हमें लिविंग थिंग से प्राप्त होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी के अलावा जितने भी अब तक ज्ञात जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी नोन सब्सटेंसेस, सभी की जो स्टडी की जाती है वो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत की जाती है। इट इज़ कंसर्न विद द मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स, एयर, सी एंड सॉइल। यहाँ जो स्टडी होती है वहाँ हम कह सकते हैं कि जो मटेरियल्स होते हैं वो किस प्रकार से मिनरल से हमें प्राप्त होते हैं, ये हम लोग मेटलर्जी में, इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है उसमें देखेंगे। एयर, सी, सॉइल, इन सभी की जो स्टडी होगी वो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत होगी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री इट इज़ कंसर्न विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मैटर। तो फिजिकल केमिस्ट्री की जो स्टडी है इसके अंतर्गत जो मैटर का जो कंपोजिशन है, किन किन पार्टिकल से किन किन कंडीशन में ये मिलकर बना है, और इसके जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे आपका टेम्परेचर का इफ़ेक्ट हुआ, चाहे आपका कह सकते हैं प्रेशर का इफ़ेक्ट हुआ, ये सभी जो हैं वो प्रॉपर्टी का अंतर्गत जो प्रॉपर्टी हैं वो हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत स्टडी करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और थ्योरीज, जितने भी केमिकल होते हैं उनके जब मिलने के जितने भी रूल्स होते हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी कंपोजिशन के डिकम्पोजिशन की जितनी भी थ्योरी हैं, और ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इस केमिकल रिएक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं या गवर्न करते हैं कि स्टडी करते हैं। द इफ़ेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट कंसंट्रेशन एसेट्रा। तो यहाँ पर हम किसी भी रिएक्शन पर, किसी भी केमिकल रिएक्शन पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव है, प्रेशर का क्या प्रभाव है, लाइट का क्या प्रभाव है, कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव है, इन सभी की स्टडी हम लोग यहाँ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कम अंडर द स्कोप ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पर नो रिएक्शंस कम अंडर, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत इफेक्टों पर अध्ययन किया जाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इट डील्स विद द वेरियस मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंस बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। इट इंक्लूड्स केमिकल एंड फिजिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। यहाँ पर किसी भी पदार्थ को किस प्रकार से उसके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, किस प्रकार से उसको प्रिपेयर किया जाता है, तो यहाँ पर हम सब लोग उनके क्वालिटेटिव, संख्यात्मक एवं गुणात्मक, या क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत स्टडी की जाती है। और एनालिटिकल केमिस्ट्री अगर हम समझें तो ज़्यादातर ये हम इसको एक प्रैक्टिकल ब्रांच मान सकते हैं केमिस्ट्री की। यहाँ पे प्रैक्टिकल्स की जो होती है स्कोप होता है। आगे हम लोग देखते हैं a number of specialized branch have introduced as to cope the extraordinary expansion in the subject of chemistry. Some of specialized branch are, तो आज के दौर में जो केमिस्ट्री का स्कोप जो है वो काफ़ी बृहद हो चुका है, काफ़ी एक्सपेंड कर चुका है, और एक्सपेंड होने के कारण यहाँ पर कई नई जो ब्रांचेस हैं उनका भी प्रारंभ हुआ है। तो केमिस्ट्री की ऐसी बहुत सी जो ब्रांचेस हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं, और नई ब्रांचों का कह सकते हैं कि शुरुआत हुई है, जिसमें केमिस्ट्री के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाता है। कुछ जो ब्रांच हैं वो इनके नाम हम लोग देखेंगे। बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। सॉइल एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, तो इस जो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें जो मुख्यतः रूप से जो कृषकों के लिए, जो खेती के लिए, सॉइल की पीएच कितनी होनी चाहिए, कैसे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को हम बढ़ाएं, किस प्रकार से हम इतनी अच्छी मिट्टी तैयार करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो। तो इस प्रकार की जो ब्रांच है सॉइल
सॉइल एंड एग्रीकल्चर, इससे ये संभव हो पाया है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम इंडस्ट्रीज में किस किस प्रकार से नए नए केमिकल्स का मानव हित में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम लोग इस्तेमाल देखते हैं। स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, फाइटो केमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री एंड लिमिनो केमिस्ट्री। तो ये ऐसी कुछ ब्रांचेस हैं जिनका आज के मॉडर्न युग में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इनके जो ब्रांचेस हैं, इनकी ब्रांचेस की स्टडी से जो मानव के जो कह सकते हैं कि जो सभी प्रकार से, चाहे हम लोग कहें इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे हम कहें सॉइल के क्षेत्र में, चाहे हम कहें न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में, चाहे हम कहें कपड़ा उद्योग में, प्रत्येक ऐसा कोई भी क्षेत्र बचा नहीं है जहां पर केमिस्ट्री अपना योगदान नहीं दे रही है। चारों तरफ के जितने भी आपको क्षेत्र दिख जाएंगे, जितने भी आपको क्षेत्र दिखेंगे, आप केमिस्ट्री के योगदान को कहीं भी कम नहीं पाओगे। तो यही प्रमाणित करती हैं ये सभी केमिकल जो ब्रांचेस हैं वो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो केमिस्ट्री इज़ अ एक्सपेरिमेंटल साइंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे केमिकल यूनिट के बारे में। तो chemistry is a experimental science. An experiment always involves observation of the phenomenon under the certain set of condition. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो केमिस्ट्री है एक प्रयोगात्मक सब्जेक्ट है, एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, और इसमें हमेशा जो परीक्षण किए जाते हैं और उनके जो फिनोमिनन हैं वो एक निश्चित कंडीशन पर तय किए जाते हैं, निश्चित कंडीशन पे उनको एकम्प्लिश्ड किया जाता है। A quantitative scientific observation generally required measurement one or more physical quantities such as mass, length, density, volume, pressures and temperature etc. तो किसी भी प्रकार की क्वांटिटेटिव जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, वहाँ पर हमको एक या एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ की आवश्यकता होती है। एक जैसे हम कहें कि मास के लिए हमको अलग यूनिट चाहिए, लेंथ के लिए अलग चाहिए, डेंसिटी के लिए अलग चाहिए, वॉल्यूम के लिए अलग चाहिए, प्रेशर के लिए अलग चाहिए, वही टेम्परेचर के लिए अलग चाहिए। तो इसी प्रकार से अलग अलग जो प्रॉपर्टी होती हैं उनके अलग अलग जो कह सकते हैं जो आपकी कंडीशंस होती हैं, उनकी जो मेज़रमेंट जो यूनिट होते हैं वो उनके अलग अलग होते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ प्योर नंबर एंड अ यूनिट। तो कोई भी जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है वो आपके रिप्रेजेंट की जाती है एक प्योर नंबर से, चाहे आपका वो 2 हो, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, कितना भी हो, और इसके बाद में आपका यूनिट, चाहे हम यहाँ पे मीटर लिख सकते हैं, यहाँ पे लीटर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम सेकंड लिख सकते हैं। यहाँ पर एक होगा आपका प्योर नंबर के बाद में जो सेकंड जो वर्ड लिखा जाएगा वो इसकी क्या लिखी जाएगी, यूनिट। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को हम एक नंबर से, एक प्योर नंबर से और एक यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। अ यूनिट इज़ डिफाइंड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन इन द ऑर्डर टू मेजर अ डेफिनेट फिजिकल क्वांटिटी। विदाउट मैंशनिंग अ यूनिट अ नंबर हैज़ नो मीनिंग। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, वहाँ पर अगर हम कोई भी नंबर लिख दें, अब यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, तो 4 अकेले 4 लिखने का कोई भी मतलब नहीं है, ये एक मीनिंगलेस कह सकते हैं अक्षर है, यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर मैं इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहूँ, अब क्या पता ये 4 आपका टाइम है या फिर आपका यूनिट है, क्या है। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट अर्थ समझाने के लिए आपको ये 4 एम्पियर है, लाइट है तो 4 एम्पियर है आपका, 4 वोल्ट है या 4 मीटर है या फिर 4 सेकंड है, 4 ग्राम है, 4 किलोग्राम है। 4 शब्द का या 4 शब्द का आपको स्पष्ट शब्द कह सकते हैं मीनिंग बताने के लिए इसके पीछे एक फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग लिखना पड़ेगा, तभी आप इसका स्पष्ट जो आंसर है, इसके आंसर को आप स्पष्ट रूप से समझा पाएंगे। तो विदाउट मेंशनिंग द यूनिट अ नंबर हैज़ नो मीनिंग। फॉर एग्जांपल अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ 4। अगर मैंने मान के चलिए कि यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था वही यहाँ पे कि जो 2 प्लेस हैं आपका ए से लेकर बी, और यहाँ तक के जो डिस्टेंस है वो है आपकी 4। अब 4 यहाँ पे अगर केवल 4 लिख देंगे तो 4 लिखना एक मीनिंगलेस थिंग है। यहाँ पे कोई भी इसका मतलब नहीं है जब तक कि इसकी कोई स्पेसिफिक, इसकी कोई जो विशिष्ट यूनिट है वो न लिखी जाए कि ये आपका 4 इंच है
या फिर आपका 4 मीटर है, 4 फीट है, 4 यार्ड है, क्या है। तो सबसे पहले हमको इसके पीछे ये एक 4 एक प्योर नंबर है, प्योर नंबर के पीछे हम लोगों को एक यूनिट लिखनी पड़ेगी। इट इज़ एसोसिएटेड विद अ नंबर व्हेन वी से that capacity of vessels is 25.9 ml. It's significant that 25.9 is a numerical value and ml is a its unit. जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम लिखते हैं कि किसी भी कोई भी वेसल है जिसकी आपकी 25.9 ml इसकी आपकी कैपेसिटी है, तो हम यहाँ पे ये आपका प्योर नंबर है और यहाँ पे ml आपकी एक यूनिट है। तो इस प्रकार से हम लोग लिखना चाहिए। तो देखते हैं, फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी व्हेन द यूनिट चेंज द नंबर चेंज ऑल्सो। फॉर एग्जांपल, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर ml इज इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम पर मीटर क्यूब। तो हम यहाँ पे देखते हैं जब आपकी यूनिट चेंज होती है, तो यूनिट जब चेंज होते हैं तो यूनिट के साथ साथ नंबर भी चेंज हो जाता है। जैसा कि आपने इस एग्जांपल में देखा, ये एग्जांपल है यहाँ पे आपका, जो पहले हम कहते हैं कि डेंसिटी जो वाटर की है वो 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, और अगर मैं इसको 1 ग्राम को अगर मैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर लूँगा तो यहाँ पे हम लोग 10⁻³ किलोग्राम पर ml लिख सकते हैं। अब हम कहते हैं लार्जर द यूनिट स्मॉलर विल बी द नंबर। जितनी बड़ी यूनिट होगी उतना ही छोटा नंबर होगा। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, जैसे लिखते हैं कि यहाँ पे 1 किलोग्राम, यहाँ पे यूनिट बड़ी है तो नंबर क्या है, कम, और 1 किलोग्राम को मैं ग्राम में लिखूँगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे ये यूनिट छोटी है तो नंबर बड़ा है, और नंबर बड़ा है तो यहाँ पे यूनिट छोटी है। तो ये होता है, कह सकते हैं कि लार्जर द यूनिट स्मॉलर विल बी द नंबर एंड वाइस वर्सा। आगे हम लोग देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अ नंबर और रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन। किसी भी प्रकार के एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम लोग जिस मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इस प्रकार के नोटेशन में कोई भी नंबर को हम लोग n × 10⁻⁻n लिख सकते हैं। यहाँ पे जो स्मॉल n की वैल्यू है वो आपकी एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंट होता है, और यहाँ पे n जो होता है वो नंबर बिटवीन 1 to 10 होता है। जैसे एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 0000038। अगर मैं कहूँ कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया जाए तो यहाँ पर मेरा पॉइंट है यहाँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा जो आपका 3 है इसके बाद। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ तक आपके कितने हैं, यहाँ तक मुझे पॉइंट को 4 डिजिट को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ, जितने अंक आप उधर हुए हैं उतने 3.8 × 10⁻⁻4। तो ये जो मेथड है वो आपका कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन होता है। और एग्जांपल हम देखें, अगर मैं कहूँ कि ये आपका कोई संख्या है 239.561, अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में करूँगा तो अगर हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं राइट साइड की तरफ तो जो पावर होती है वो आपकी माइनस में जाती है, और अगर हम लोग लेफ़्ट साइड की अगर मूव करते हैं तो पावर पॉजिटिव में जाएगी। अगर यहाँ पे हमको राइट साइड लेफ़्ट साइड में मूव करना पड़ेगा। साइंटिफिक नोटेशन मतलब 1 डिजिट के बाद हमको पॉइंट लगाना है, फिर उसकी जितनी भी वैल्यू हो उसको हम एक्सपोनेंशियल में एक्सप्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे, हम लोग साइंटिफिक नोटेशन 2.39561 × 10⁻²। तो इस प्रकार से हम साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल और लिखते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए कोई संख्या है आपकी मान लीजिए 0.00001।
इस संख्या को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। 1 के बाद चलिए मैं 5 लिख देता हूँ, ये 5 है। तो यहाँ पर मुझे राइट साइड में ये साइंटिफिक नोटेशन के लिए करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, क्योंकि 1 के बाद मुझे लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1.5 इंटू 10 टू द पावर, राइट साइड में चलेंगे तो नेगेटिव में, तो -6। तो ये है आपका साइंटिफिक नोटेशन। और एग्जाम्पल कुछ देखते हैं बच्चों, जैसे ये है आपका 3 6 4 0 0 0 0 और भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जब हम लेफ़्ट साइड में चलेंगे तो जो पावर होगी एक्सपोनेंशियल होगा, पॉजिटिव होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने हैं 6, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम लोग 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से आज हमने बच्चों देखा कि किस प्रकार से हम केमिस्ट्री को परिभाषित कर सकते हैं, कैसे केमिस्ट्री को डिफ़ाइन कर सकते हैं, केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या हैं, और किस प्रकार से उन ब्रांचेस के अंतर्गत किस किस प्रकार से हम लोग स्टडी कर सकते हैं, और किन किन क्षेत्रों में केमिस्ट्री अपना योगदान दे सकती है, किस प्रकार से हम लोग जो फिजिकल यूनिट है उसकी केमिस्ट्री को समझा, और साइंटिफिक नोटेशन। तो उम्मीद है आज की क्लास से आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और किसी भी प्रकार की अगर बच्चों को कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को मेंशन करें। थैंक यू।